ओके, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हम इसमें देखते हैं। कुछ तो हिस्टोन्स में होती है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, कुछ तो हमें हिस्टोन्स में देखने को मिलती है, ठीक है। एंड कुछ हमें मॉडिफिकेशंस जो है वो डीएनए के अंदर देखने को मिलती है। जैसे हमें पता है कि जो हिस्टोन्स होते हैं हिस्टोन्स जो है यहाँ पे न्यूक्लियोसोम के अंदर हिस्टोन्स के ऑक्टामर प्रेजेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये जो हिस्टोन्स होते हैं हमें पता है हिस्टोन्स का ऑक्टामर होता है एंड ये जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं हिस्टोन्स, क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं। 2 H2A होते हैं, 2 H2B, H3 एंड H4, इनके टेट्रामर मिलके एक ऑक्टामर बनाते हैं। उसके बाद जो डीएनए होता है ये रैप्ड अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर एंड इसी को हम जो है न्यूक्लियोसोम बोलते हैं इस तरीके से। एंड तो हिस्टोन को जो है H1 जो लिंकर हिस्टोन होता है वो लिंक करता है। तो ये हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं। मॉडिफिकेशन जो होता है ना वो इन्हीं के अंदर होता है। देखो, जैसे हम हिस्टोन्स की बात करते हैं ना, तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं हिस्टोन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, कंजर्व्ड प्रोटीन्स होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि ये किससे चार्ज रहते हैं, लाइजीन और आर्जिनिन से चार्ज रहते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। अब हिस्टोन्स रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन्स होते हैं, जैसे H1, H2, H2B, H3 एंड H4। एंड कुछ रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन्स होते हैं H3.3 एंड CENPA। ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें पढ़ने की, रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट एंड रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन। अब ये कुछ कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हिस्टोन्स में हम देखते हैं। एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ADP राइबोसाइलेशन, सुमोइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, यूबिक्विटिनाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन, बायोटिनाइलेशन। तो बहुत सारी कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस इसमें हिस्टोन्स में होती है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। एंड इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है अगर हम कंपेयर करें ना प्रोकैरियोट्स में। तो अब हम देखते हैं मिथाइलेशन जो है डीएनए का भी होता है, मिथाइलेशन हिस्टोन का भी होता है एंड मिथाइलेशन डीएनए का भी होता है। अभी हम पूरी जो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन देख रहे हैं ना वो हम हिस्टोन्स की देख रहे हैं। देखो, ये जो हमारे पास रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन्स होते हैं ना, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये तो पूरा हिस्टोन का फोल्ड हो गया। इनके पास एक एन टर्मिनल टेल होती है। सारे हिस्टोन्स के पास अपनी एक क्या होती है, एन टर्मिनल टेल होती है। एंड ये जो हिस्टोन की एन टर्मिनल टेल होती है ना, ये बाहर ऐसे मूव होती है, मतलब बाहर की साइड ये ऐसे शो होती है। ये हम ऐसे दिखा रहे हैं एन टर्मिनल टेल। हिस्टोन ऑक्टामर की हर एक हिस्टोन के पास ये एन टर्मिनल टेल होती है। तो इसी के ऊपर मॉडिफिकेशन होता है, हिस्टोन की एन टर्मिनल टेल के ऊपर ही मॉडिफिकेशन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोन के एसिटाइलेशन की। हिस्टोन एसिटाइलेशन जो होता है ना, जो लाइजीन रेसिड्यू होता है एन टर्मिनल हिस्टोन टेल का। अब हिस्टोन की जो टेल होती है उसके एन टर्मिनल पे जो लाइजीन अमाइनो एसिड होता है, विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, ठीक है। लाइजीन अमाइनो एसिड हमें पता है उसके अंदर क्या होता है, एप्सिनॉल अमाइनो ग्रुप ये प्रेजेंट होता है। एप्सिनॉल अमीनो ग्रुप होता है यहाँ से। तो ये जो इसके पास एप्सिनॉल अमीनो ग्रुप होता है लाइजीन अमाइनो एसिड में, ये जो इसके पास अमीनो ग्रुप होता है ना, इसी पे चेंजेस होते हैं। अभी देखना, तो ये जो होता है ये हमारा क्या है, हिस्टोन की एन टर्मिनल टेल का लाइजीन रेसिड्यू है। लाइजीन, यहाँ पे एक एंजाइम आता है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। देखो, ये जो एंजाइम होता है ना हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये क्या करता है, एसिटाइल को एंजाइम को लाइजीन के अमाइनो ग्रुप पे ट्रांसफ़र कर देगा। यानी कि एसिटाइल को एंजाइम जो है लाइजीन के अमाइनो ग्रुप पे ट्रांसफ़र हो जाता है एसिटाइल को एंजाइम, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफ़र हो जाता है बेसिकली। एसिटाइल ग्रुप कहाँ से ये लेता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से। एसिटाइल कोएंजाइम ए से एसिटाइल ग्रुप को, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए है। इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से ये जो एसिटाइल ग्रुप होता है ना, इसको ट्रांसफ़र कर देता है लाइजीन के अमाइनो ग्रुप पे। तो यानी कि अब तक ये पॉजिटिव चार्ज था ना, अब इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, क्योंकि यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफ़र हो गया है। और ये जो एंजाइम होता है ये ही ये ट्रांसफ़र कराता है, हैट बोलते हैं इसको, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। उसके बाद इसका रिवर्स भी हो सकता है, इस रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं। हिस्टोन डी एसिटाइलेज होता है, इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। ये जो है हिस्टोन से एसिटाइलेशन को रिमूव कर देता है, डी एसिटाइलेशन भी हो सकता है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि लाइजीन से जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो रिमूव हो गया है ना, लाइजीन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज क्या रिमूव हो गया। देखो, हिस्टोन एसिटाइलेशन का इफेक्ट क्या होता है ना, हिस्टोन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं एंड डीएनए नेगेटिव चार्ज होते हैं। हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज हमने हटा दिया है,
है, एसिटाइलेशन हुआ इसका तो इसके पॉजिटिव चार्ज हट गया, तो इनका जो इंटरेक्शन है वो बहुत वीक हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये एक साइट प्रोवाइड करते हैं इफेक्टर प्रोटीन के लिए। एक प्रोटीन होता है जिसके पास ब्रोमो डोमेन होता है, तो वो आके यहाँ पे बाइंड करता है एंड क्रोमैटिन की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो इफेक्टिव प्रोटीन होता है ना वो होता है जिसके पास ब्रोमो डोमेन होता है और ये एसिटाइलेटेड साइट पे आके बाइंड करता है हिस्टोन के पास। तो जैसे ये हमारे हिस्टोन्स हैं, ठीक है, हिस्टोन का ये टेल है यहाँ पे, ये क्लोज और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव था। जैसे ही हमने इसकी टेल एसिटाइलेटेड करी, जो ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन होगा इफेक्टिव प्रोटीन वो बाइंड करेगा एंड जो हमारा एसिटाइलेटेड क्रोमैटिन होता है वो ओपन हो जाता है एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो जाता है। तो यानी कि हिस्टोन के एसिटाइलेशन से जो हमारा क्रोमैटिन है वो ट्रांसक्रिप्शनली क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो ये बात याद रखना है कि हिस्टोन के एसिटाइलेशन से क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो रहा है क्रोमैटिन। दूसरा जो इसमें होता है मॉडिफिकेशन वो होता है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन भी यही होता है कि जो एंड टर्मिनल टेल होती है हिस्टोन की, इसमें लाइजीन और आर्जिनिन रेसिड्यूज मिथाइलेशन के लिए जा सकते हैं, लाइजीन और आर्जिनिन, ओके। एंड मिथाइलेशन जो है ये पूरे चार्ज को अफेक्ट नहीं करता, इट डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल चार्ज। एंड मिथाइलेशन जब होता है ना हिस्टोन का, ये जो है उसको एक्टिव भी कर सकता है ट्रांसक्रिप्शनली एंड उसको इनएक्टिव भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि लाइजीन और आर्जिनिन की पोजीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन हिस्टोन के एसिटाइलेशन से तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव ही होता है, क्रोमैटिन हमेशा एक्टिव ही होगा, लेकिन हिस्टोन का मिथाइलेशन वो एक्टिव एंड इनएक्टिव दोनों कर सकता है। जैसे हम देखते हैं मिथाइलेशन हम करते हैं लाइजीन का, लाइजीन है हमारे पास, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज होता है इसमें एंजाइम HMT, ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, इसके जो एप्सिनोल अमाइनो ग्रुप होता है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ बना रहता है, पॉजिटिव चार्ज पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड जो मिथाइल ग्रुप डोनेट करता है वो हमारा होता है एस एडिनोसिल मिथ्योनिन विच इज़ अ मिथाइल ग्रुप डोनर। एंड इसके बाद इसके अंदर जो है ना मोनोमिथाइलेशन भी हो सकता है, यानी कि एक मिथाइल हम ऐड कर सकते हैं, हम 2 मिथाइल ऐड कर सकते हैं एंड हम 3 मिथाइल भी ऐड कर सकते हैं। सो बेसिकली लाइजीन के अंदर जो है मोनो डाई एंड ट्राई मिथाइलेशन हो सकता है। ठीक है, बस ये याद रखना और एंजाइम का नाम याद रखना, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज कराता है। मिथाइल डोनर कौन होता है, एस एडिनोसिल मिथ्योनिन होता है एंड चार्ज इसमें मेंटेन रहता है हिस्टोन मिथाइलेशन में। ये हमने देखा लाइजीन का। अगर हम आर्जिनिन का मिथाइलेशन देखें, इसमें सिर्फ मोनो एंड डाई मिथाइलेशन पॉसिबल होता है। आर्जिनिन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्वानिडियम ग्रुप। ठीक है, तो ये जो ग्वानिडियम ग्रुप होता है ना आर्जिनिन में, इसका मोनोमिथाइलेशन हो जाता है एंड इसका डाइमिथाइलेशन हो जाता है, चार्ज इसमें भी मेंटेन रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हिस्टोन मिथाइलेशन का अफेक्ट क्या होता है। इसके बाद जहाँ पे ये मिथाइलेशन होता है ना, वहाँ पे एक इफेक्टर प्रोटीन आता है जिसके पास या तो क्रोमोडोमेन होता है या फिर जिसके पास PhD फिंगर डोमेन होता है। ठीक है, ये जो इफेक्टर प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास ये डोमेन प्रेजेंट होते हैं, ये इफेक्टर प्रोटीन आके उस साइट से बाइंड करते हैं जहाँ पे हमने मिथाइलेशन किया है हिस्टोन का। सो बेसिकली डोमेन्स क्या होते हैं ना, ये अमाइनो एसिड की सीक्वेंसेस ही होती हैं जो कि क्रोमैटिन की स्टेट को एक्टिव कर सकती हैं या फिर इनएक्टिव कर सकती हैं। तो हमने देखा था ना हिस्टोन का जब डीएसिटाइलेशन हमने देखा था, वहाँ पे कौन सा इफेक्टर प्रोटीन आता है जिसके पास ब्रोमो डोमेन होता है, एंड हिस्टोन के मिथाइलेशन में कौन सा प्रोटीन आता है जिसके पास क्रोमोडोमेन होता है या फिर PhD फिंगर डोमेन होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो मिथाइलेशन जो है वो एक्टिव भी कर सकता है स्टेट को या रिप्रेस्ड भी कर सकता है, इनएक्टिव भी कर सकता है। जैसे ये हमारे पास हिस्टोन 3 है, हिस्टोन 3 में अगर मिथाइलेशन हुआ है लाइजीन की 9th पोजीशन पे, सो अगर मिथाइलेशन लाइजीन की 9th पोजीशन पे हुआ है, इस केस में हमारा जो जीन है मतलब वो डिपेंड करता है, इस केस में हमारा जीन जो है वो क्या हो जाएगा, रिप्रेस्ड हो जाएगा अगर मिथाइलेशन लाइजीन की 9th पोजीशन पे हुआ है। सो हिस्टोन के टेल में अगर ये है हमारा 9th पोजीशन पे हमारा लाइजीन है, लाइजीन पे हमने मिथाइलेशन कर दिया है 9th पोजीशन वाले लाइजीन पे, एंड वहाँ पे एक क्रोमोडोमेन वाला इफेक्टर प्रोटीन आ गया जिसके पास क्रोमोडोमेन था, वो बाइंड करेगा एंड हमारी जो क्रोमैटिन की स्टेट है वो क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी, रिप्रेस्ड हो जाएगी। ऐसे ही अगर
हमारा फोर्थ वाला लाइजीन, यानी कि अगर फोर्थ पोजीशन पे जो लाइजीन है उसको हम मिथाइल ग्रुप ऐड कराते हैं, उसके ऊपर हम मिथाइलेशन कराते हैं, तो उस केस में जीन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई भी प्रोटीन आता है, इफेक्टर प्रोटीन जिसके पास पीएचडी फिंगर डोमेन होता है, TF3 प्रोटीन, ये प्रोटीन है जिसके पास क्रोमोडोमेन होता है, या के बाइंड करते हैं उस स्टेट पे, तो हमारा जीन एक्टिव हो सकता है या फिर इनएक्टिव हो सकता है। वो डिपेंड करता है टोटली पोजीशन आर्जिनिन और लाइजीन की क्या पोजीशन है। सो एक रिपोर्टेड केस स्टडी किया गया था इसके ऊपर, एंड उन्होंने बताया कि अगर फोर्थ और 36th पोजीशन पे हम मिथाइलेशन करते हैं लाइजीन के, फोर्थ लाइजीन एंड जो 36 लाइजीन है उन पे अगर हम मिथाइलेशन करें तो उस केस में जीन जो है हमारा एक्टिव हो जाता है, जीन एक्टिव हो जाता है। वाइल अगर हम उसका जीन का एक्टिवेशन करें 9th पोजीशन वाले लाइजीन पे एंड 27th लाइजीन पे, हमारा जो जीन है वो रिप्रेस्ड हो जाता है, यानी कि इनएक्टिव हो जाता है। सो बेसिकली ये पोजीशन पे डिपेंड करता है लाइजीन और लाइजीन की। ये रिपोर्टेड केस लाइजीन में देखा हुआ है कि वो जीन एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, जबकि एसिटाइलेशन में ऐसा कुछ नहीं था। हमें पता है कि हिस्टोन के एसिटाइलेशन से ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो जाता है क्रोमैटिन, एंड मिथाइलेशन में वो डिपेंड करता है। अगर 9 और 27 है, 9 27 पे क्या होता है, रिप्रेस्ड हो जाता है, एंड 4 एंड 36 पे क्या हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो ये था हमारा हिस्टोन मिथाइलेशन। थर्ड हमारा आ जाता है फोस्फोराइलेशन ऑफ हिस्टोन। देखो फोस्फोराइलेशन सीरीन पे हो सकता है, थ्रियोनीन पे हो सकता है, एंड टायरोसिन पे हो सकता है फोस्फोराइलेशन STY, यानी कि हिस्टोन के एंड टर्मिनल टेल पे सीरीन, थ्रियोनीन और टायरोसिन पे फॉस्फोराइलेशन हो सकता है। काइनेजेस फॉस्फोराइलेशन कराते हैं। फॉस्फेट ग्रुप डोनर होता है ATP, एंड इसमें क्रोमैटिन स्ट्रक्चर जो है क्या होता है, इसके अंदर क्रोमैटिन स्ट्रक्चर इससे चेंज हो जाता है, मतलब रिक्रूटमेंट ऑफ DNA डैमेज रिपेयर प्रोटीन्स, तो जो रिपेयर प्रोटीन्स होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड फोस्फोराइलेशन ऑफ हिस्टोन से यही होता है। ठीक है, अभी हम लास्ट में एक टेबल देखेंगे जिसमें इन सबका जो है फंक्शन अच्छे से डिस्क्राइब्ड है। तो बस याद रखना कि फोस्फोराइलेशन सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन पे होता है। एंजाइम काइनेजेस, फॉस्फेट ग्रुप डोनर ATP एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर इससे चेंज हो जाता है। बेसिकली जो DNA डैमेज रिपेयर प्रोटीन है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। सोमोइलेशन देखने को मिलता है दूसरा, जिसमें सुमो प्रोटीन का एडिशन होता है लाइजीन पे। सुमो प्रोटीन जो है एक पॉलीपेप्टाइड होता है प्रोटीन, जिसके अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 97 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं। ठीक है, एट लाइजीन अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, और ये कहाँ पे होता है, हिस्टोन एंड टर्मिनल टेल पे लाइजीन के ऊपर ही होता है सोमोइलेशन। ठीक है, इसमें भी रिप्रेसिव फंक्शंस होते हैं, यानी कि जो हिस्टोन्स है, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शनल है, ट्रांसक्रिप्शनली वो रिप्रेस्ड हो जाएगा, एक्टिव नहीं होगा। सो दिस इवेंट इज एसोसिएटेड विद रिप्रेसिव फंक्शन। सो एक ये भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है सोमोइलेशन। सो नेक्स्ट होता है ADP राइबोसाइलेशन। ये हमको देखने को मिल सकता है लाइजीन, आर्जिनिन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट पे, इनके रेसिड्यूज पे, हिस्टोन की एंड टर्मिनल टेल पे, ये जहाँ जहाँ प्रेजेंट होंगे इसके ऊपर ADP राइबोज का एडिशन होता है। 1 या 2 ADP राइबोज ऐड हो सकते हैं, एंड ADP राइबोज का डोनर होता है हमारे पास NAD+ होता है, एंड एंजाइम्स जो रिस्पॉन्सिबल है वो होता है ADP राइबोसिल ट्रांसफरेज। सो ये सारी हमने मॉडिफिकेशन जो है इसमें देखी है। फर्स्ट वन हमने देखी एसिटाइलेशन, देन मिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, सोमोइलेशन एंड ADP राइबोसाइलेशन। ठीक है, इसके बाद ये टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन हमने पढ़े। एसिटाइलेशन लाइजीन पे होता है, मिथाइलेशन लाइजीन आर्जिनिन पे, फॉस्फोराइलेशन सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन। यूबिक्विटाइलेशन होता है, यूबिक्विटिन प्रोटीन ऐड हो जाता है लाइजीन पे। सोमोइलेशन लाइजीन पे, ADP राइबोसाइलेशन ग्लूटामेट एंड आर्जिनिन पे होता है। फंक्शन जो इसमें हम रेगुलेट करते हैं, ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कर देता है हिस्टोन का एसिटाइलेशन, तो रिपेयर में भी इन्वॉल्व होता है एंड कंडेंसेशन में भी। ये भी ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है, मिथाइलेशन एक्टिव कर सकता है या रिप्रेस कर सकता है, एंड रिपेयर में भी इन्वॉल्व होता है। फॉस्फोराइलेशन भी ट्रांसक्रिप्शनल में होता है, ट्रांसक्रिप्शन फंक्शन होता है, इसमें भी इन्वॉल्व होता है, रिपेयर में भी, कंडेंसेशन में भी इन्वॉल्व होता है। एंड सोमोइलेशन एंड ADP राइबोसाइलेशन तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन, एंड यूबिक्विटाइलेशन तो रिपेयर में एंड ट्रांसक्रिप्शन में, यानी कि इन सब में जो है इनके फंक्शंस जो है इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमने हिस्टोन मॉडिफिकेशन देख लिए। एक ना न्यूक्लियोज
न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग भी देखने को मिलता है, इसी में मॉडिफिकेशन मतलब जीन रेगुलेशन होता है न्यूक्लियोसोम मॉडलिंग से भी, रीमॉडलिंग से। इसके अंदर क्या होता है ना, या तो न्यूक्लियोसोम स्लाइडिंग होती है, न्यूक्लियोसोम जो है वो स्लाइड हो जाएगा, इस या तो ये हो सकता है न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग के अंदर, या फिर हिस्टोन्स एक्सचेंज हो सकते हैं, न्यूक्लियोसोम स्लाइडिंग हो सकती है, हिस्टोन्स एक्सचेंज हो सकते हैं, या फिर न्यूक्लियोसोम एविक्ट हो सकता है, ठीक है, एविक्शन हो सकता है, न्यूक्लियोसोम का एविक्शन हो सकता है। सो ये 3 प्रोसेसेस हम इसमें न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग में देखने को मिल सकते हैं। ये भी जीनोम एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें कोई कोवेलेंट मॉडिफिकेशन नहीं होता है हिस्टोन प्रोटीन्स में, कुछ ऐड या ऐसे रिमूव नहीं होता है, बस इसमें या तो न्यूक्लियोसोम स्लाइडिंग होता है, हिस्टोन एक्सचेंज होता है, या फिर न्यूक्लियोसोम का एविक्शन हो सकता है। और इसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं ना, वो होते हैं एटीपी डिपेंडेंट, हमारे पास होते हैं क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यही इसमें हेल्प करते हैं, एटीपी डिपेंडेंट क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस। एंड जो अब तक स्टडी करे हैं, 2 इनकी बेस्ट क्लास स्टडी करी गई है। एक होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्विच स्निफ फैमिली एंड ISWI बेस्ड फैमिली। ये होते हैं एटीपी डिपेंडेंट क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स। SWI SNF स्विच स्निफ बोलते हैं इसको। तो ये रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं जो यानी कि न्यूक्लियोसोम की रिमॉडलिंग कराते हैं, या तो न्यूक्लियोसोम स्लाइडिंग या हिस्टोन एक्सचेंज या फिर न्यूक्लियोसोम एविक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर यही होता है। इनके पास जो होता है ना ब्रोमो डोमेन भी होता है इनके पास, एक तो एटीपेज डोमेन तो है ही, ठीक है, दे कंटेन एटीपेज डोमेन, और ब्रोमो डोमेन भी होता है इनके पास, ब्रोमो डोमेन भी होता है। ये जो हमने बात करी है ना रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस की, इनके पास ब्रोमो डोमेन होता है, एंड विच इंटरैक्ट विद द एसिटाइलेटेड लाइजीन रेसिड्यूज इन हिस्टोन्स, यानी कि जो लाइजीन रेसिड्यूज होते हैं जो ऑलरेडी एसिटाइलेटेड है उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए। सो बस यही था, एक न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग था, एंड हमने जो कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस थी ये सारी देख ली हैं, हिस्टोन्स के अंदर क्या क्या होता है। अब हम हिस्टोन्स में तो चेंजेस देख चुके हैं, अब हम देखते हैं कि डीएनए पे भी मिथाइलेशन होती है यूकैरियोट्स में, वो कैसे होती है। ओके, सो हमने हिस्टोन का मिथाइलेशन देख लिया, एसिटाइलेशन, जितने भी कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस थे वो देख लिए। एक बार हम डीएनए मिथाइलेशन देख लेते हैं। डीएनए मिथाइलेशन जो होता है ना, जो साइटोसिन होता है, साइटोसिन के 5th पोजीशन पे मिथाइल का एडिशन होता है। यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए का मिथाइलेशन सी पे होता है, साइटोसिन के 5th पोजीशन पे। तो यानी कि इसके लिए आपको साइटोसिन का स्ट्रक्चर याद होगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साइटोसिन को हम क्या बोलते हैं, 2-ऑक्सो-4 अमाइनो पायरामिडीन, यानी कि इस पे 2nd कार्बन पे हमारी ऑक्सीजन होती है, 4 पे अमाइनो होता है, ये हमारा होता है साइटोसिन। जब हम इसके 5 पे मिथाइल ऐड कर देंगे तो ये हो जाता है 5 मिथाइल साइटोसिन, ठीक है। और यानी कि साइटोसिन पे ही तो मिथाइलेशन होता है ना, एंड ये जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है मिथाइल ऐड कराने में, ये होता है मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। ये इसको क्या कराता है, ऐड कराता है मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। अब हम देखते हैं कि डीएनए मिथाइलेशन यूकैरियोट्स में साइटोसिन पे होता है 5th पोजीशन पे, ये हमने क्लियर कर लिया है। इफेक्ट क्या होता है इसका डीएनए मिथाइलेशन का, ये देखते हैं। होता है ना, जब मिथाइलेशन होता है साइटोसिन का विच इज़ इन सीजी फॉर्म, और उस वाले साइटोसिन का होता है जो सीजी फॉर्म में होता है, यानी कि सी और जी आपस में प्रेजेंट होंगे एंड इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। यानी कि अगर डीएनए पे कहीं भी ऐसे सीजी प्रेजेंट होंगे ना, सीपीजी भी हम इसको बोलते हैं, बीच में इनके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, तो अगर कहीं पे भी ऐसे सीजी प्रेजेंट होंगे तो इस वाले सी पे मिथाइलेशन हो जाता है, ठीक है। सो डीएनए साइटोसिन का जो मिथाइलेशन होता है वो सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, आर्थ्रोपोडा में जो है ये एब्सेंट होता है। सी एलिगेंस, डी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, बडिंग यीस्ट, फिजन यीस्ट, इन सब में ये एब्सेंट होता है, ठीक है, इन सब में ये एब्सेंट होता है, सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता है डीएनए साइटोसिन का जो मिथाइलेशन होता है। अब हम इसका इफेक्ट देख लेते हैं कि डीएनए के मिथाइलेशन का इफेक्ट क्या आता है। देखो, डीएनए का मिथाइलेशन जो है, इससे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो साइलेंस हो जाता है एकदम। अगर हमारा डीएनए है यहाँ पे, इस पर कोई मिथाइलेशन नहीं हुआ है तो हमारा जो क्रोमैटिन है वो ओपन है और एक्टिव है। लेकिन अगर हम मिथाइलेशन कर देते हैं तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ऑफ हो जाता है। सो डीएनए मिथाइलेशन से क्रोमैटिन इनएक्टिव हो जाता है। तो डीएनए मिथाइलेशन से याद रखना, डीएनए का मिथाइलेशन इनएक्टिव करता है एंड हिस्टोन का डी एसिटाइलेशन इनएक्टिव करता है।
एंड हिस्टोन का एसिटाइलेशन एंड डीएनए साइटोसिन अगर अनमिथाइलेटेड है तो वो क्रोमैटिन को एक्टिव रखता है। तो ये एकदम चीज़ें याद रख लेंगे, क्योंकि हिस्टोन अगर एसिटाइलेटेड होगा तो एक्टिव ही होगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा हमारा जीन। लेकिन अगर हिस्टोन डी एसिटाइलेटेड हो जाता है तो वो जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाता है, वो इनएक्टिव हो जाता है। इसी तरीके से साइटोसिन होता है, डीएनए के साइटोसिन पे अगर मिथाइलेशन हुआ है, मिथाइलेशन है तो उस केस में ऑफ रहेगा, अगर मिथाइलेशन नहीं है तो ऑन रहेगा। तो ये एकदम ऑपोजिट है दोनों में। हिस्टोन एसिटाइल, एक याद रख लो कि बस हिस्टोन का एसिटाइलेशन होगा तो जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑन होता है। एंड दूसरा हमने हिस्टोन का भी मिथाइलेशन देखा था, वो डिपेंड करता है कि कौन से अमाइनो एसिड के उस पे हुआ है, यानी कि उनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि लाइसिन अमाइनो एसिड के कौन से पोजीशन पे हुआ है। जैसे अगर 9 और 36 पे हुआ है तो जो जीन ट्रांसक्रिप्शन है वो ऑफ रहता है। तो इस हिसाब से वो डिपेंड करता है किसके, हिस्टोन्स के पोजीशन पे। हिस्टोन्स की टेल में जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, उनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि हिस्टोन मिथाइलेशन से वो एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा। देखो, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हम देखते हैं ना, यूकैरियोट्स के केस में जो होते हैं ज़्यादातर साइटोसिन ही होता है, साइटोसिन का ही मिथाइलेशन होता है। इन केस ऑफ यूकैरियोट साइटोसिन के 5th पोजीशन पे मिथाइलेशन होता है। लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है ना, दोनों एडेनिन और साइटोसिन मिथाइलेटेड हो सकते हैं, एडेनिन भी हो सकता है एंड साइटोसिन भी। और बैक्टीरिया में इसका मिथाइलेशन क्यों होता है? बेसिकली बैक्टीरिया में होता है, डीएनए मिथाइलेशन का काम होता है बैक्टीरिया में उसको उसके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस से प्रोटेक्ट करना, ताकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस उस पर एक्ट ना करे, बैक्टीरिया का खुद का जो जीनोम है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो इसलिए जो है वो एडेनिन और साइटोसिन जो है मिथाइलेटेड हो जाते हैं। सो बैक्टीरिया में तो इसका ये रोल होता है। लेकिन ह्यूमंस में और यूकैरियोट्स में अगर हम देखें, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स ना, जो ये डीएनए मिथाइलेशन होता है, दो टाइप का हम पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास मेंटेनेंस मिथाइलेशन एंड एक होता है हमारे पास डी नोवो मिथाइलेशन। मेंटेनेंस मिथाइलेशन एंड डी नोवो मिथाइलेशन देखते हैं क्या होता है। तो ये दोनों हमें किस में मिलेंगे? यूकैरियोट्स में मिलते हैं, मेंटेनेंस मिथाइलेशन एंड डी नोवो मिथाइलेशन। जो अब हम मेंटेनेंस मिथाइलेशन की बात करते हैं ना, ये जो है हमें रेप्लिकेशन के दौरान देखने को मिलता है, मेंटेनेंस मिथाइलेशन, जिसमें हमारा जो है जब नया स्ट्रैंड बनता है डीएनए का, ये हमारा ऑल डीएनए है एंड ये इसका नया स्ट्रैंड है। सो जो नया स्ट्रैंड होता है उसके जो सीपीजी फॉर्म होती है ना, जहाँ पे सी और जी के बीच में न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, वहाँ पे जो है उसके ऑपोजिट साइड जो है वो क्या हो जाता है, वो मिथाइलेटेड हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये वाला सी मिथाइलेटेड होगा, यहाँ पे ये वाला सी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मेंटेनेंस मिथाइलेशन होता है कि उसके ऑपोजिट साइड वाला जो है वो मिथाइलेटेड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है ये जो न्यूली स्ट्रैंड होता है, रेप्लिकेशन का न्यू स्ट्रैंड जो फॉर्म होता है, वहाँ पे होता है ये मेंटेनेंस मिथाइलेशन। एंड एक डी नोवो मिथाइलेशन होता है। डी नोवो मिथाइलेशन होता है कि नई किसी भी पोजीशन पे मिथाइलेशन हो सकता है। सो मेंटेनेंस मिथाइलेशन यही होता है कि न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड जो डीएनए का बनता है रेप्लिकेशन के बाद, उसमें ऑपोजिट मिथाइलेटेड साइड पे हो जाता है ऑन द पेरेंट स्ट्रैंड, ठीक है। और इसमें एडिशन होता है मिथाइल ग्रुप का जो टोटली नए पोजीशन पे हो। सो डी नोवो मतलब एकदम नए पोजीशन पे मिथाइलेशन हो रहा है। एंड मेंटेनेंस मिथाइलेशन यानी कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसके ऑपोजिट साइड वाले पे मिथाइलेशन होगा। जैसे इस वाले में तो सी पे मिथाइलेटेड है, इस वाले पे ये वाला सी मिथाइलेटेड हो जाएगा, देन ये वाला सी मिथाइलेटेड हो जाएगा। तो ये होता है हमारा मेंटेनेंस मिथाइलेशन एंड डी नोवो मिथाइलेशन, जो हमें यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलता है।